गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा फ्री वेबिनार है वो मैरिज के ऊपर है। मैरिज के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा और आप अच्छे से समझिएगा। और कई प्रकार के राजयोग भी होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। मेरा एक प्रिंसिपल रहता है, जो भी मेरी क्लास ज्वाइन करता है, मैं जो आप उम्मीद लाते हैं ना कि ये 5 क्लास का, उसमें मैं मतलब एक्स्ट्रा काफी कुछ बता देता हूँ, एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा बता देता हूँ। और कोई अगर मान लीजिए स्लो लर्नर है, बेचारी जैसी कुछ फीमेल्स होती हैं, या कुछ लोग ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्लो लर्नर है, एक क्लास में भी उनका कंफ्यूजन रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल ऐड देम फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। अब मैं ये बताता हूँ मैरिज के ऊपर आप टेक्निक सीखिएगा। स्टार्टिंग अच्छी चीज से करनी चाहिए, राजयोग से। दिस इज अ D1 चार्ट। ये लगन है आपका असेंडेंट। अगर 7th लॉर्ड लगन में बैठ जाए, सपोज यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है, शुक्र अगर लगन में बैठा है, मेल हो या फीमेल हो, सिंपल सी बात याद रखें कि रिश्ता खुद ब खुद चल के आएगा। 7th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न मीन्स इज व्हाट, रिश्ता चल के आएगा। ठीक, छोटी सी बात थी। अब मैं फिर एक और चार्ट पे बता रहा हूं, ये भी D1 है। D1 में क्या है, अगर भाग्य का स्वामी 7th हाउस में है, ठीक है, आपका भाग्य कब उदय होगा, जब आप शादी करेंगे। सिंपल सी बात है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, बोला सर कुछ लाइफ में तरक्की नहीं हो रही। मैंने कहा भैया फेरे ले लेना, तरक्की हो जाएगी। क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है, वो भाग्य का स्वामी हाउस ऑफ मैरिज में बैठा है, स्पाउस के हाउस में बैठा है। देखिए, अगर ये मेल का चार्ट है तो ये फीमेल है, जब तक फीमेल आएगी नहीं उसका भाग्य उदय होना नहीं है। अगर ये फीमेल का चार्ट है तो जब तक उसकी किस्मत में पतिदेव नहीं आएंगे उसका भाग्य नहीं उदय होगा। छोटी सी बात है। आगे चलते हैं। हम लोग मैच मेकिंग करते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर नजरअंदाज करते हैं। द पर्सन हु इज बॉर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु का अर्थ होता है रिपीट करना, बार बार रिपीट। तो हो सकता है इसकी शादी रिपीट हो जाए। वी हैव टू सी कि लड़का या लड़की किस नक्षत्र में जन्म लिया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है कई बार 2 विवाह के योग भी दे देता है। एक तो हो गया नक्षत्र, आपने देख लिया। दूसरा, कुंडली D1 में भी देखें क्या कोई ऐसे योग हैं जो उसको कंफर्म कर रहे हैं इस पुनर्वसु नक्षत्र को। अगर हाँ, 36 में से भाई साहब अगर 32 भी गुण मिलने हैं, से नो टू मैरिज। सिंपल सी बात, मना कर दीजिए। क्योंकि हम सिर्फ गुण देखते हैं, आगे नहीं देखते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए D1 चार्ट है, किसी का कोई भी हो सकता है। मान लीजिए वृष लगन ले लीजिए, आप वृष लगन ले लीजिए। वृष लगन के बाद जो है ये 8 नंबर आया, ठीक है। अब मंगल है ये इसका स्वामी, ठीक है। मंगल बैठ गया द्विस्वभाव राशि में, राइट, D1 में। क्लियर है। और मान लीजिए ये मेल का चार्ट है, और इस भाव का कारक शुक्र भी जो होता है वो भी ड्यूल साइन में बैठ गया। बात क्लियर? बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्या है कि मैंने ये कहा कि आपसे कि ड्यूल साइन के अंदर कारक ग्रह विवाह का वो बैठा, ठीक है। फोन ना डिस्टर्ब करे, मैं मैसेज कर रहा हूं, कर दिया। अब ये दोनों चीज, कारक भी चला गया ड्यूल साइन में और 7th लॉर्ड भी ड्यूल साइन में चला गया। द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 मैरिज, सिंपल। ये हमें देखना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, 36 में से बस 32 गुण ढूंढने का प्रयास करते हैं, यही हमारी गलती है। बाकी चीजें भी तो देखनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको, चेक करके देख लेना, टेस्टेड है।
क्योंकि पढ़ाना तो मेरे ख्याल मैंने अभी मेरे को 1.25 साल ही मुश्किल से हुआ है, लेकिन मैं 22 साल से ज्यादा हो गया, मुझे 23 साल के करीब 22-23 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, कंसल्टेंसी देते हुए। सपोज ये D1 चार्ट है, ये भी D1 चार्ट है, ये मेल का चार्ट है, ये फीमेल का चार्ट है। इसकी भी 7.5 ही चल रही है लड़के की, और लड़की की भी 7.5 ही चल रही है। डोंट गो फॉर मैरिज। एक की चलेगी तो चल जाएगा, किसी एक की चले। अगर दोनों की 7.5 है तो शादी में गड़बड़ होगा। 7.5 मीन्स व्हाट? रीपेमेंट ऑफ योर कर्मास, व्हाट यू हैव डन, गुड और बैड कर्मास। क्लियर हुआ? सिंपल सी टेक्निक है। 7.5 दोनों की नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं D1 चार्ट, फीमेल के चार्ट के अंदर। ओहो, ई चला गया। फीमेल चार्ट के अंदर उसमें सूर्य के साथ मंगल बैठा है, तो मंगल अस्त हो जाता है। तो जिन कन्याओं की, अभी चेक करें, शेयर कर सकते हैं लास्ट में मुझे, मंगल अस्त है, दे हैव टू फेस अ डिफिकल्टी टू हैंडल द हस्बैंड, बिकॉज एज पर द नाड़ी। क्योंकि मैं वैदिक पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में नाड़ी की टेक्निक भी बहुत सारी शेयर करूंगा। इस तरीके से पढ़ा दूंगा नाड़ी की टेक्निक, आपको पता नहीं लगेगा कि ये नाड़ी है, ये वैदिक है। वो तो पढ़ाने के बाद पता लगेगा। मैं स्वयं बता दूंगा कि ये नाड़ी की टेक्निक है। अब मंगल अस्त है, मंगल अस्त है तो नाड़ी क्या कहती है हमको? नाड़ी कहती है कि साहब पति को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, हैंडल करना टफ काम हो जाएगा उस बेचारी के लिए। ये भी देखिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीज बताते हैं। हम लोग जो 32 गुण मिलाते हैं, 36 गुण में से 32 मिलाने, 32 बार बार इसलिए कह रहे हैं, लोग हाईएस्ट पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चलो 24 गुण मिल गए जी, 27 गुण मिल गए जी। अरे इसके अलावा भी कुछ पॉइंट होता है। वो जब गुण मिलाते हैं उसमें एक नाड़ी दोष आता है, उसके 8 पॉइंट होते हैं। और दूसरा होता है भुकुड़ दोष, इसके 7 पॉइंट होते हैं। यही होगा मेरे ख्याल, इसका नाड़ी के 8 हैं। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर है, जो मैंने आपको टेक्निक इसमें सिखानी है, आपने कुंडली मिलाई, उसमें आया 18 गुण मिलते हैं। कितने गुण मिलते हैं? 18। नाड़ी दोष आ रहा है जी। अब जब मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा तो 8 जोड़ दिया, 8 दूनी 16, 26 गुण मिल गए। देखो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, लड़का और लड़की का सेम नक्षत्र आ जाए। सपोज लड़का रोहिणी नक्षत्र में है और लड़की भी रोहिणी नक्षत्र की है, सॉफ्टवेयर 0 देगा। सिंपल सी बात है। मेरी पहले ही क्लास, मतलब दूसरी या तीसरे बैच के अंदर थी रेखा जी, शी इज फ्रॉम बॉम्बे। उन्होंने कंफर्म किया था। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं बेहतरीन टेक्निक देता हूं, काइंडली कंफर्म इट। सेम नक्षत्र में थे, उनके बच्चे भी हुए, फर्स्ट क्लास हुए। जबकि आप शास्त्र पढ़ेंगे, नाड़ी दोष में बच्चों के पैदा होने में दिक्कत आती है। साफ लिखा हुआ मिलेगा आपको मैच मेकिंग के अंदर, कोई सा भी सॉफ्टवेयर उठा लीजिएगा, उसमें रिजल्ट में लिखा होगा। एक फार्मूला है, आई हैंड ओवर, ये डायमंड पॉइंट है इस कोर्स का। मान लीजिए ये रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुआ, ये भी पहले चरण में चलो पैदा हुआ, अब तो चरण भी सेम है। मैं कहता हूं नहीं, यस, शादी हो सकती है, कोई दोष नहीं लगेगा। और मेरे पास तो एविडेंस भी है कंफर्मेशन का। तो ये जो टेक्निक है वो आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? नाड़ी। दूसरा क्या है? बकुड़ दोष। अब आप देखिए बकुड़ दोष का क्या चक्कर होता है। बुकुड़ होता है, बकुड़ बोले जा रहा हूं मैं। ठीक है, बुकुड़ दोष में क्या होता है इसका अर्थ, पहले शब्द का अर्थ समझना होना चाहिए। लेन देन, क्या मुझे लेना और क्या देना। इसके अंदर मेन रोल होता है मून का, मून का रोल होता है। तीसरा मैं देखता हूं इंपॉर्टेंट सबसे, वो सन का होता है। क्या दो आत्माएं आपस में मिलन हुआ। मून जो भुकुट होता है वो बताता है फिजिकल अट्रैक्शन।
फिजिकल सुख की प्राप्ति एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड भुकुट, लेन देन। इंपॉर्टेंट रोल सन का है। सन का क्या रोल है? सन मतलब आत्मा जुड़ी है पति पत्नी की। पति को कोई कष्ट हो तो पत्नी को पहले ही भास हो जाएगा कि मेरे पति को कोई कष्ट आया, ऐसे ही पति को भी भास हो जाएगा कि मेरी पत्नी को कष्ट है। ये आत्माओं का मिलन वाला थ्योरी है। सो आई विल टीच यू इन द क्लास इन द बेस्ट वे आउट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू वांट टू सी, अभी मैंने भुकुट बताया वो मून का है, अब मैं मास का बता देता हूं। यहां पर यहां एक्सप्लेन कर देता हूं गिव एंड टेक, मार्स का भी सिखाता हूं। मून का तो क्लास में, मार्स का तो मैं यही सिखा देता हूं। मान लीजिए लड़की का मार मंगल जो है लगन में बैठा है, जहां इसका मंगल बैठा है, ये हम मान लीजिए लड़की का है, मैंने गर्ल लिख देते हैं या हम बॉय लिख देते हैं। अगर इससे 11वें घर में मंगल बैठा है तो अच्छा है। अब ये लड़की मंगलिक हो गई, पहले तो हमें ये चेक करना है, अगर ये तो मंगलिक है तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन मंगलिक है या नहीं। अब ये देखिए मैंने यहाँ 1 नंबर लिख दिया तो नॉन मंगलिक होगी, क्योंकि ये रुचक योग बन गया। मेष का मंगल लगन में हो तो मंगलिक नहीं होता, एनर्जी मंगल की पूरी वर्क करेगी, बट द पर्सन इज बीइंग नॉट काउंटेड एज एन मंगलिक। अब ये देखिए कि हमने ये कहा कि लड़की का मंगल यहाँ है, तीसरे घर में है, ठीक है, 3-11 का संबंध आ गया, ये तो 11 नहीं बनता, ठीक है, लेकिन फिर भी 11वें भाव में है, तो अर्थात इनका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा होगा। मंगल को बेसिकली सेक्स लाइफ के लिए देखा जाता है, लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते, मैं इसको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ये चीज समझने वाली होती है। आगे चलते हैं और बताते हैं मंगल क्या है। मंगल का एक और मीनिंग है, मैं बता ही देता हूं थोड़ा सा यहाँ पर। मंगल मीन्स डिजायर और वीनस मीन फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट एज पर नाड़ी मार्स इज अ पति, एज पर नाड़ी वीनस इज अ पत्नी। पति की डिजायर पत्नी ने फुलफिल करनी है। अब फिर से इसे समझो, ये बॉय का चार्ट है, ठीक है, यहां पर उसका शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र से 11वां घर ये बना, तो लड़की का मंगल यहां अगर 11वें घर में है, भाई साहब मजाल है, ये लोग बुढ़े हो जाए, दोनों बुढ़े नहीं होंगे, क्योंकि डिजायर और फुलफिलमेंट थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी। आप चेक करके मुझे चाहे अभी बता दो, अगर बताना चाहें, किसी की कुंडली आपके ध्यान में है, ये लोग दवाइयां भी कम ले रहे होंगे। शुक्र मंगल 1-11 होने से जब आदमी का एक्सरसाइज चलती रहती है तो दैट गिव्स अ गुड रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीज बताते हैं आपको। देखिए एक अच्छी चीज बताते हैं कि जुपिटर जो होता है बेसिकली फॉर द हिंदू मैरिज एंड मार्स फॉर द मुस्लिम्स मैरिज, बिकॉज दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। आप कभी भी उसको हिंदू एंगल से नहीं देखेंगे, डोंट सी, अदरवाइज यूर इंटरप्रिटेशन विल गो रॉन्ग, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी धर्म का आए, एक अच्छे ज्योतिषी का धर्म होता है कि उसको सही सलाह देना, ना कि गलत करना, ना ठगी करना। ठगी तो सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक मैं कुछ 2-3 चीजें, मैं वैसे इस पे सिंपल सा एक छोटी वीडियो भी बनाना चाह रहा हूं, वो मैं अलग से बनाऊंगा। एक और चीज बता देता हूं, ये मेल का चार्ट है, ये फीमेल का चार्ट है। इसका चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, 1 2 3 और 4। अब इसका 4th हाउस में, यहाँ 4th हाउस, यहाँ चंद्रमा बैठा है, ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है। आप ध्यान से देखें, फेरों के समय चंद्रमा जहां आपका नेटल का, एक तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बताया, अब मैं दूसरा अच्छे से बताता हूं। ओहो मिट गया, चलो कोई बात नहीं। आपका D1 चार्ट है, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आपका चंद्रमा यहां बैठा है दूसरे घर में, तो जिस समय फेरे हो रहे हैं, चंद्रमा आपके 9th हाउस में गोचर नहीं करना चाहिए, नो।
ये जन्म के चंद्रमा से 8वां है। ये गलती ना हो जाए। आप तो देख रहे हो भाग्य स्थान पर आया, पर क्या आपने काउंट किया ये चंद्रमा अपनी नेटल पोजीशन से कहां पर है? 9th हाउस में। फेरों के समय नहीं होना चाहिए। अब होता गया है कि मैंने अपनी रिसर्च में बहुत कुछ पाया है। टोक बहुत खतरनाक चीज होती है, इसको मैं सबसे डेंजरस मानता हूं। टोक को सबसे डेंजरस होती है। जिस समय फेरे होते हैं, मैं दे रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ क्लास में, क्लास का विषय है फिर मैं बता रहा हूँ। जब कोई ये रिश्तेदार आपको पता हो ना ये फालतू बोलने वाले, उन्हें वहां से हटा लो। उस समय वो नुकसान कर देंगे बड़ा तगड़े वाला। कैसे? पहली लाइन बोल के, पंडित जी जल्दी जल्दी पढ़िए। तुझे क्या फिल्म देखने जाना है? किस लिए जल्दी पढ़ दीजिए, शादी हो रही है। दूसरा, सारा सामान है, गलती से माचिस नहीं मिली, एक सिगरेट पीने वाले ने माचिस दे दी, नाश वहीं हो गया, वहीं हो गया नाश। ये ऐसी चीजें हैं जो विवाह को प्रभावित करती है। दूसरा, जो बड़े बुजुर्ग होंगे इस क्लास में वो जानते होंगे, पहले कार्ड जो छपा करता था उस पे लिखा जाता था कि डोली की विदाई तारों की छांव में। अब मान लीजिए किसी का 1:30 बजे का समय निकला फेरे का, वो क्या गया इस घोर कलयुग में, अब वो 3 बजे विदाई शुरू कर लेते हैं। खाना वाना खाया, एंजॉय करा ना, तारों की छाया में, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात उस समय आसमान में सप्त ऋषि होते हैं टू गिव यू ब्लेसिंग। उनकी ब्लेसिंग लेकर के जाओ ना घर में। घर में जाके क्या तुमने पकोड़े तलने हैं? समझ नहीं आती लोगों को। 1:30 बजे फेरे हुए, 2 बजे बारात लेके चल दिए, वापस घर चल दिए। अरे तारों की छांव में निकलिए, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आइए आप डोली लेकर के। दैट गिव यू स्टेबिलिटी, दैट गिव्स यू ब्लेसिंग। परंतु पता नहीं क्या है, आजकल ट्रेंड बदल गया। फिर एक और अच्छी चीज कलर थेरेपी की भी बता देता हूं। अब लोग आजकल फैशन हो गया है, शादियां चेक कर लो, ब्लू कलर का कार्ड बना रहे हैं। यानी राहु को ना चाहते हुए भी आप इनविटेशन दे दो, आओ सर। कर क्या रहे हो भैया? तुम फैशन के चक्कर में अपना कल्चर भूल गए। हमारे यहाँ ऐसे नहीं हुआ करता था। कोई भी गोत्र कुल हो, पंजाबी हो, बानिया हो, कोई भी हो, अरे भाई शगुन है ये, शगुन का कार्ड है ये, लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए। क्या कर रहे हो आप? तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। क्लास के अंदर तो मुझे बहुत ज्यादा बताना है, आपकी उम्मीद से ज्यादा बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, किसी का भी शुक्र जो है विवाह का कारक होता है, अगर वो राहु के साथ बैठा है, कंफर्म कर दीजिए कि इंटरकास्ट मैरिज होगा। राहु इंटरकास्ट, राहु का अर्थ होता है रीति रिवाज ना मानना। रीति रिवाज नहीं मानता राहु। देख लो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, हम नहीं मानते जी। राहु का तो गुणधर्म ही ना मानना है। राहु जो है वो नियम को तोड़ने वाला है, और जिनका कुंडलियों में राहु बली होता है नेगेटिव रूप में, वो नियम को नहीं मानते। कहते जी हम नहीं मानते, ना मान भैया। अब कोई कहे जी मैं नहीं मानता सूरज निकला, तेरे मानने ना मानने से सूरज का टेम्परेचर कम नहीं होना। वो 35 डिग्री का 35 ही रहेगा भैया। अब तेरे को ठंडक नहीं आनी, पसीना ही आना है। तो ये जो चीज है हमारे को देखनी है। हमारी मैरिज कैसे खराब होती है? what we have to see, 3 points we have to see. One is 7th house, number 2 is the karka. Who is the karka? Venus. ठीक है, थर्ड इज 7th लॉर्ड, वो कहां बैठा है? बड़ा अच्छा योग बता रहा हूं, ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, बड़ा अच्छी मैं बात। ये 3 चीजें अगर एफ्लिक्शन में है, मैरिज गई गड्ढे में। एक और राय देना चाह रहा हूं ये डेमो क्लास के अंदर, मेरी ये विनती है, आपने शादी अगर कोर्ट मैरिज में करनी है, भाड़ में गई ज्योतिष, उसको कूड़ेदान में फेंक दो। अगर आपने रीति रिवाज से मैरिज करनी है, 15-20 लाख 25 लाख खर्चने हैं, तो कम से कम 3 से 4 एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो कुंडली। क्यों दिखा लो? वो इसलिए दिखा लो, उससे रेशियो जनरेट करो।
3:2 है, 3 को दिखाइए तो 2:1 की रेशो बननी चाहिए कि 2 एक तरफ जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, एक नेगेटिव जा रहा है। वहां पैसा फूक के बाद में कोर्ट कचहरी के धक्के खाने से तो अच्छा है आप सिस्टम से चलो। हम लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलते। भागवत कथा का 18वां अध्याय का जो श्लोक है, बिन कृपा नहीं मिले संता, बिन हरि कृपा नहीं मिले संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिला करते, अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला करते। एस्ट्रोलॉजी को तो बहुत लोगों ने बदनाम कर दिया, मुझे थोड़ी पीड़ा होती है। अब मैं एक अच्छी बात सिखाता हूं। ये D1 चार्ट है लड़की का, उसका 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, ये अपने से 12वां बैठा, ये अपने से 12वां हुआ। अब इसकी शादी में दिक्कत आनी है, ये तो कंफर्म हुआ। सुख का घर अपने से 12वां चला गया। आप गुण तो बाद में मिलाना, आप ऐसी कुंडली देखो लड़के की। अब किसकी कुंडली देखनी है हमको? लड़के की। 7th लॉर्ड उसका भी 12वें घर में बैठा होना चाहिए, यहां होना चाहिए। अब निभ जाएगी। क्यों निभ जाएगी जी? क्या निभ, क्या सूत्र है, एक्सप्लेन करो। मैथ का फार्मूला होता है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। बात क्लियर? ये माइनस हुआ, ये भी माइनस बना। अब ये दोनों माइनस को हमने इंटू किया, अब ये प्लस में कन्वर्ट हो गए। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपका काराग्रह वीनस, बृहस्पति हैविंग एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब होता है पाप ग्रहों के प्रभाव। कौन से पापी ग्रह हैं? मंगल, राहु, केतु और शनिदेव। सिंपल सी बात है, शादी देर से होगी यार, बात ही खत्म ना, काय को दिमाग लगा रहे हैं हम। शादी देर से, अपने को टेंशन नहीं लेना, शादी है ही देर से, लिखी देर से है। पाप प्रभाव थोड़ा देर ही देता है। डिनाई ऑफ मैरिज क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। डिनाई ऑफ मैरिज क्या होता है? मंगल, शनि और केतु, ये नाड़ी सूत्र है। जैसे मैंने कहा, मैं बाद में बताता हूं। इसको कहते हैं लंगोटी योग, सन्यासी योग। और भी बहुत सारे होते हैं, वो क्लास में बता दूंगा। ये सन्यासी योग है, शादी है नहीं। अब आप उपाय उसे दें, पहले कुंडली में चेक करें वेदर द कुंडली प्रॉमिस दैट द पर्सन कुड गेट मैरी और नॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। अगर तो प्रॉमिस है तो आप रेमेडी दीजिए, वो वर्क करेंगी। अगर नहीं है प्रॉमिस, अननेसेसरी की रेमेडी देके गड़बड़ ना करें। एक ये हो गया पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छे सी चीजें बताते हैं। अब होता क्या है कि हमारे मूवेबल साइन होते हैं 1, 4, 7, 10। ठीक है जी, ये मूवमेंट है, इसमें वीनस का बैठना ठीक नहीं है। ये मूवमेंट वाले साइन है, मूव कर जाएगा। और क्या ठीक नहीं है? ये तो एक पॉइंट हो गया, ठीक नहीं है। अब दूसरा जो सॉलिड वाला पॉइंट है, पापी ग्रह का प्रभाव हो। कौन से पापी ग्रह? वही मंगल, राहु, केतु, शनि का एफ्लिक्शन अगर वीनस पर आ गया तो गड़बड़ कर देगा। दोबारा मैरिज के लिए आदमी सोच सकता है। कारण कारक प्रभावित नहीं होना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अंदर जुपिटर फॉर द फीमेल, बट एज पर द नाड़ी द मार्स इज काउंटेड। क्लियर है? तो 3 प्लेनेट हो जाते हैं। मैं और अच्छे से बता देता हूं, देखो ध्यान से सीखो। वीनस फॉर मेल है, ठीक है, मार्स एज पर द नाड़ी फीमेल, और नाड़ी जुपिटर को कहती है इनका बंधन यानी जोड़, वो जुपिटर है। पर वेदी क्या कहता है? वीनस फॉर मेल एंड जुपिटर फॉर फीमेल। बंधन तो यहां पे भी है, लेकिन इसको समझना है। मैं थोड़ा सा और अच्छे से डीपली बात में समझाऊंगा क्लास में। ठीक है, अब किसी की कुंडली में शनि और चंद्रमा 7th हाउस में बैठे हैं, बात ही खत्म, री मैरिज है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो अपने आप में बोलते हैं, उन सूत्रास को हमें फॉलो करना चाहिए जो वर्क करने वाले हैं। ठीक है,
अब क्या होता है कि कुछ शादियां लव मैरिज के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन हो जाती हैं। फिजिकल अट्रैक्शन क्या होता है वो मैं बताता हूं। दैट इज अ नाड़ी सूत्रास। मार्स के त्रिकोण में 1 2 3 4 5 ये शुक्र बैठ जाए, 6 7 8 9 या यहाँ शुक्र बैठ जाए, इसे कहते हैं फिजिकल अट्रैक्शन। दिस इज अ क्राइम। कुछ लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, बाद में सिर पकड़ लेते हैं क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन आ गया था। फिजिकल नीड्स के लिए आपने मैरिज करी, बाद में आपको मालूम पड़ा बहुत कुछ, वो हमने देखा नहीं है। ये देखना बहुत जरूरी है। एक और अच्छा सूत्र बता रहा हूं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा शुक्र और राहु। शुक्र और राहु आर द कारका ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। मुझे समझ नहीं है, कोई बुरा नहीं माने, मेरा कोई किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। मान लीजिए कोई बानिया फैमिली के अंदर उनके गोत्र होते हैं बंसल, कंसल, गुप्ता, अग्रवाल। अगर कन्या के शादी कर रहे हैं, कन्या अग्रवाल है, तो वो गुप्ता के यहाँ ब्याहना चाहते हैं, वो शादी नहीं टिकेगी। कन्या का सरनेम गोयल है और अग्रवाल फैमिली में ब्याह रहे हैं, शादी नहीं टिकेगी। कारण शुक्र के साथ राहु है। राहु मींस इंटरकास्ट। आपको अपनी कास्ट से बाहर जाना ही होगा, शादी टिक जाएगी, नहीं तो नहीं टिकेगी। राहु के विरुद्ध गए, राहु अपने विरुद्ध जाने नहीं देता। कलयुग का राजा वही है भाई साहब। और ज्योतिष का तो खैर प्रिंसिपल ही राहु महाराज है, टीचर तो बृहस्पति और बुध हैं, पर प्रिंसिपल राहु महाराज है ज्योतिष के। जिनका राहु अच्छा है वो ज्योतिष में ट्विस्ट ला सकते हैं, नया ज्योतिष को डेवलप करने की क्षमता देता है। अब मान लीजिए D1 चार्ट है, कोई लगन ले लेते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 1 और 2। ये हमने एक मिथुन लग्न की कुंडली बना ली, फिस्टिशियस है, ऑन ए बेसिस ऑफ एब्जम्पशन। एब्जम्पशन के बेस पे हमने बना ली। हमने ये देखना है कि पंचमेश की उच्च राशि क्या हुई। ये हमारा पंचमेश शुक्र है, ये शुक्र बना। इसकी शुक्र की उच्च की राशि कौन सी है? मीन राशि। यहां पर राहु बैठा है, आदमी पक्का लव मैरिज की तरफ जाएगा, हो ही नहीं सकता ना आ जाए, राहु बैठा है। कोई भी लगन हो आपका, अपने को नहीं लेने देना, आपने फिफ्थ हाउस की उच्च की राशि देखनी है। मान लीजिए किसी का मेष लगन है, तो यहाँ सूर्य बना ना, सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? मेष है, यहाँ राहु बैठा है, विल गो फॉर ना लव मैरिज। सिंपल, अपने को दिमाग नहीं लगाना, वो तो वैसे भी मेरे पास नहीं है। बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। हमारा जो मांगल्य सुख है मर्यादा से, और जो सेक्स का सुख है वो 8th और 12th हाउस है। If these two houses are afflicted, you can never enjoy your married life properly. बेडरूम आपका 8th हाउस एंड 12th हाउस है, अगर ये एफ्लिक्शन में है तो बहुत दिक्कत कर देंगे, ये हमें ध्यान देना जरूरी है। आगे चलते हैं। अब D1 चार्ट ले लिया, D1 चार्ट ले लिया हमने। यहां पर हमने राहु महाराज को बिठा दिया, यहाँ मान लीजिए सूर्य को बिठा दिया। 7th हाउस पाप कत्री योग में आ गया, मैरिज एंजॉयबल नहीं होगी, यू कैन नॉट एंजॉय द मैरिज। अब आगे चलते हैं, दूसरा समझते हैं। मान लीजिए 7th लॉर्ड बना शुक्र, शुक्र यहाँ बैठ गया। शुक्र यहाँ बैठने से अगले घर में राहु है, और यहाँ पर सूर्य बिठा लो, राहु पीछे की तरफ जाता है, इसको पकड़ लिया सूर्य। अब ये पीछे की तरफ जाएगा तो पीछे से सूर्य ने पकड़ लिया। 7th लॉर्ड इन पापकत्री योगा इज नॉट गुड फॉर द मैरिड लाइफ, डिस्टर्ब हो गया। मैंने हाउस को भी पापकत्री में कन्वर्ट कर दिया, एंड द लॉर्ड ऑफ 7 इज आल्सो। और बाई चांस किसी के दोनों हो तो मेरे पास कोई कंसल्टेंसी के लिए मैं हाथ जोड़ देता हूँ, भैया खुदकुशी मत कर, खाम खा परेशानी ले रहा है, तेरे भाग्य में सुख लिखा नहीं है, क्यों सुसाइड कर रही? जब खुशी लिखी नहीं है क्यों जा रहे हो उस तरफ? जितने मर्जी उपाय कर लो, होना होना कुछ नहीं है, खाम खा गए।
Because when these two conditions are being fulfilled in any chart, what does it mean? It means you have a curse from the previous birth of a female lady, whosoever is that lady. किसी पूर्व जन्म में स्त्री का श्राप कैरी करा हुआ है आपने, वो खाली नहीं जाएगा। अब लोग हैं ये समझते नहीं है। कह रहे नहीं आओ। नाउ सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। गुरु और बुध बैठे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है 7th हाउस में। सूर्य और राहु बैठे हैं 7th हाउस में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शुक्र और राहु कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुक्र राहु भी देते हैं। बात क्लियर होगा? 7th हाउस के अंदर देखिए, 7th हाउस आपका हस्बैंड एंड वाइफ यानी आपके स्पाउस का, आपका लाइफ मैरिज का है। उस पर अगर ऐसा योग बनते हैं तो उन योगों को आपने समझना है। आगे चलते हैं और आगे बताते हैं आपको अच्छे से। अब एक ये होता है कि जी मेरी शादी कब होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना कि मेरी शादी कब होनी है। शादी होगी, सिंपल सिंपल सा बता रहा हूं, 7th हाउस में बैठे ग्रह की दशा, बैठे ग्रह की दशा में, नंबर 1। नंबर 2, 7th लॉर्ड। नंबर 3, 7th हाउस को एस्पेक्ट करने वाले, दृष्टि डालने वाले। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, D9 चार्ट में देखो 7th हाउस को कौन प्रभावित कर रहा है। 7th हाउस को D9 में वो ग्रह ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। सिंपल सी बात, ठीक। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, ये चीज है। अब मान लीजिए एक कंफर्म चीज बताता हूं, 110% कंफर्म, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। किसी का शुक्र कहीं पे भी बैठा है, उसके ऊपर बृहस्पति का गोचर हो जाए या सामने बृहस्पति आ जाए, यानी ये साल आपकी शादी का है। लेकिन प्रॉमिस देखना जरूरी है, पीएसी देखना जरूरी है। पीएसी का मतलब पोजीशन, ए से एस्पेक्ट, सी से कंजक्शन, ई से एक्सचेंज अगर है तो। अगर ग्रह बुरी तरह पीड़ित है तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जुपिटर ट्रांजिट का अगर शुक्र से मिलन कर गया तो विवाह का योग बन गया। लेकिन सबसे अच्छी टेक्निक मैंने बताई है, D9 चार्ट में देखिए कौन सा ग्रह 7th हाउस में बैठा है। D9 में कौन सा ग्रह 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है, उसी ग्रह की दशा में शादियां हुआ करती है। क्लियर है? मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, मेरा तो कबाड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई गॉट मैरिड ड्यूरिंग द राहु दशा एंड अंतरदशा ऑफ केतु। D1 में भी केतु चौधरी था और मेरे D9 में भी केतु चौधरी था। किसी और की मत करा देना, अगर है तो उसे टाल देना, क्योंकि ये डाइवोर्स का योग बना हुआ है राहु केतु। मैं एक सृष्टि में अपवाद हूं, अपवाद को आगे ना लेके जाएं। मैं मिला हूं एक फैमिली से, उनका मैं वास्तु भी करने गया था। राहु और केतु में उसकी शादी हुई। केतु इतना बली था कि जो बच्चा पैदा हुआ डिवोर्स के बाद, वो बच्चा भी डिवोर्स पीरियड के अंदर ही, वो बच्चे की केतु महादशा लेके पैदा हुआ है बच्चा। डोंट डू सच अ ब्लंडर इन द लाइफ। अगर केतु का प्रभाव है, करवाएगा वो अपने ही पीरियड में, या तो उसके पूजा पाठ जब बता विधि विधान कर लो, वरना तो जयकारा है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं मैरिज के लिए दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां और 12वां। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं शादी के लिए? इनमें बैठे ग्रह शादी कराते हैं। दूसरा हाउस क्या होता है जी? हमारा फैमिली, सिंगल टू मिंगल हम बोलते हैं ना, डायलॉगबाजी, भाई मेरा परिवार बनेगा। 5वां, मेरे संतान आएगी, शादी होगी तो मेरी संतान आएगी। 7वां, यानी मैं अकेला हूं, मेरे को स्पाउस ढूंढना है, अपना पार्टनर ढूंढना। 8वां घर, स्त्री के लिए मांगल्य, पुरुष के लिए बेडरूम सुख। 12वां घर बेडरूम सुख, दोनों के लिए वही बात है।
So 2, 5, 7, 8 and 12 houses are very important for the marriage. इनको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग इनको समझे बगैर जो है गड़बड़ कर देते हैं। एक और सीक्रेट बता देता हूं इस क्लास में ही। केतु की दशा में फैमिली वाले दबाव डालते हैं सबसे ज्यादा। अगर आपकी केतु की अंतर दशा होगी ना, घर वाले कहेंगे अरे बेटा मैं मरने वाला हूं, कर ले शादी। अरे तेरी दादी शायद कल मर ना जाए यार, तू शादी कर ले। उस पर जबरदस्ती का दबाव डाला जाएगा। और बेचारा शादी कर लिया उसने, केतु में हो गया, उसका तो नाश हो गया। दादा दादी तो निकल गए पतली गली से, उसकी जिंदगी खराब हो गई। डोंट डू सच मिस्टेक्स। और राहु की शादी में, राहु क्या है? चीटिंग है। इज द कारका ऑफ चीटिंग, इज द कारका ऑफ फ्रॉड। हो सकता है आपकी शादी में फ्रॉड हो जाए, बी केयरफुल। राहु शादी का तो प्रमुख कारक है, पर राहु नाड़ी में ये बहुत अच्छा ज्ञान कराता है कि वो चीटिंग करा देता है। तो जो कहा गया वो ना हो। लड़के वालों ने बोल दिया जी लड़का 70,000 रुपए कमाता, पता लगा 20,000 ही कमा रहा है वो तो इस तरह की चीटिंग हो जाएंगी राहु में। तो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि लड़का किस डायरेक्शन से है। देखो ये काफी सारे पॉइंट्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टी होती है। 2 पॉइंट्स मैं बताता हूँ। 7th हाउस में बैठी राशि की दिशा में देखिए स्पाउस कहां से आएगा। नंबर 1, रूल लगता है नहीं लगता वो अलग बात है। दूसरा ये देखिए कि 7th लॉर्ड किस हाउस में बैठा है। मान लीजिए किसी का ये लगन था, मेष लगन था, यहाँ 7 नंबर राशि है, 7 नंबर का स्वामी शुक्र यहाँ बैठा था, 12 और 11, तो यहाँ शुक्र बैठा है। तो ये राशि बनी 3, 7, 11 का कॉम्बिनेशन हुआ, अर्थात वेस्ट डायरेक्शन। हो सकता है आपका स्पाउस वेस्ट से मिले, पर ये कोई श्योरिटी नहीं है। ये एक छोटा सा एक चलन है, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये होता है। अब एक और बात बताते हैं आपको अच्छी सी, कि एज डिफरेंस होता है। लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़के की कम है। देखो हमारे यहाँ भारत देश में क्या होता है कि ज्यादातर 100 में से 99 शादियां पुरुष की आयु ज्यादा होती है, कन्या की कम होती है। लेकिन आजकल ये चीज नहीं चलता। जैसे प्रियंका चोपड़ा है, वो उम्र में ज्यादा है, और निकलसन क्या नाम है मुझे मालूम नहीं, उसकी उम्र कम है। वो जो है कम आयु का लड़का है। तो ये कैसे योग बनते हैं मैं बताता हूं, एक झलक देता हूं आपको। इफ 7th लॉर्ड, कोई भी चार्ट हो, कोई भी लगन हो, अपने को नहीं लेना देना, अपने किससे लेना देना है? 7th लॉर्ड से। इफ 7th लॉर्ड सिटिंग इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, लड़की की उम्र ज्यादा होगी, लड़के की कम होगी, बात खत्म, पैसा है। दूसरी बात, लड़के की कुंडली में शनि और शुक्र है। मेरे पास एक क्लाइंट आया तो मैंने कहा, वो मैरिज की बात कर रहा था। मैंने पहले सुनता हूँ सामने वाले की, बोलने को पहले मैं भी बोल सकता हूँ बिना पूछे प्रश्न। मैंने कहा जी आपकी वाइफ गोरी है? बोले यस। मैंने कहा तेरी शादी का हो गया बंटा था। शनि, उम्र में बड़ी लड़की चाहिए थी, आपने नहीं किया। भगवान ने लिखा हुआ है, पढ़ना आना चाहिए ना आपको, आप नहीं पढ़ पाए तो आपकी गलती है। शनि, सांवला रंग होना चाहिए था, क्यों नहीं है? आपने गोरी से कैसे कर ली? यू हैव डन अ मिस्टेक। Because Nadi says Jupiter is means free will. The God has given you the free will, a free choice. In the Vedic astrology, this is as per the Nadi, and as per the Vedic, this is 3rd house is your free will. आपको फ्री विल दी हुई है ना, तो आपने अपनी फ्री विल का फायदा उठाया, अब भुगतो। ये टेक्निक्स लोग ना जानना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। बस 36 में से 32 गुण मिल जाए, हो गई है जैसी आराम, तो होता रहेगा, अपन क्या करेंगे उसको। तो अपने को ये सब नहीं करना है। अब क्या होता है, पति झगड़ालू होगा या पत्नी झगड़ालू होगी। अब आप देखो, सबसे खतरनाक मंगल 7th हाउस में बैठना होता है। एक बड़ी अच्छी चीज भी बताऊंगा आपको इसके साथ, मेरी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट मैंने दे रहा हूं आज।
7th हाउस में जिसका मंगल होता है उसकी मैरिज की तो लंका लगी पड़ी होती है। याद रखना, सलाह जब भी शादी की लेना, जिसका 7th हाउस में मंगल है उससे बढ़िया सलाह नहीं दे सकता कोई। याद रखना, जो हारा हुआ इंसान है ना जिंदगी में, ही इज वन ऑफ द गाइडेंस देने वाला आदमी है। उससे बढ़िया गाइडेंस कोई नहीं दे सकता हारे हुए इंसान के आगे। जीता हुआ इंसान कभी दूसरे को जीतता हुआ नहीं देखना चाहता। हारा हुआ इंसान कहता है यार मैं तो हार गया हूं, तेरे से होता है तो तू जीत ले। जिसका मंगल सहमत में है उसकी तो बैंड बजाता है शादी की। ठीक है, और आपको शादी की सलाह लेनी है तो भैया जिसका मंगल सहमत में है उससे जाके सलाह ले लो। उससे बढ़िया सलाहकार कोई नहीं मिलेगा। चेक करिए, मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मुझे खुशी होगी। अपने कुछ नहीं चाहिए भैया, तुमको नाम यश चाहिए तुम लो, अपने को नहीं है। मुझे अवधेशानंद जी की बात बहुत प्रिय लगती है, परिचय परिसार प्रतिष्ठा फिर पतन। भैया मुझे अपना परिचय नहीं देना, क्योंकि लास्ट में शब्द पतन आता है। जिसे नेम फेम चाहिए गो एड, अपन तुम मस्त मलंग आदमी है, नहीं चाहिए। आप भी उससे सलाह लीजिए और कीजिए, एंजॉय लाइफ में कीजिए। आगे चलते हैं। अगर D9 का लॉर्ड जो है, ये असेंडेंट लॉर्ड केंद्र में बैठ जाए, केंद्र क्या है 1 4 7 10, इन 4 जगहों में से कहीं बैठ जाए, यू विल गेट टाइमली मैरिड। टाइमली मैरिड आजकल जैसे 28 हो गया, हो जाएगी जी। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, आराम से बता रहा हूं। खाम खा लोग उपाय कर रहे हैं। आप देखिए D9 का लगन का स्वामी केंद्र में है, समय पर विवाह हो जाएगा ना, क्या जरूरत है आपको दिमाग का दही करने की। दूसरी बात, अगर आपका D9 का लगन का स्वामी उच्च का बैठा है और बाई चांस केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो पूरा सोने पे सुहागा। आपको सुशील गुणी स्त्री की प्राप्ति है इस जन्म में, जो आपकी सेवा करेगी। ठीक है, अब आगे बताते हैं। एक नाड़ी की टेक्निक में देने जा रहा हूं। ये मंगल बैठा है और ये शुक्र बैठा है। बीच में अगर केतु महाराज अगर बैठ गए ना किसी के चार्ट में, इन्होंने तलाक किए बिना मानना नहीं है। केतु का गुण धर्म है तोड़ना। केतु अध्यात्म का कारक है, सेक्स का नहीं है। क्यों कहा, नाड़ी में मंगल पति है और ये पत्नी है। किसी का भी चार्ट हो, मेल या फीमेल का, लंका लगनी तय है। सो वन शुड बी केयरफुल इन दैट वे आउट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं वास्तु भी इसमें पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, पर जो भी है बेहतरीन पढ़ाऊंगा। आपने क्या करा जी, एस्ट्रोलॉजी से पूछ लिया, हाँ जी पूछ लिया। उपाय कर लिए जी, कर लिए। दशा अनुकूल है, हाँ जी है। ट्रांजिट अनुकूल है जी है, फिर भी रिश्ता नहीं हो रहा जी। ये क्या चक्कर है। कई एस्ट्रोलॉजर खुद ही अपनी फैमिली में देखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दशा ठीक है, गोचर ठीक जा रहा है, तो शादी क्यों नहीं हो रही। अरे कन्या साउथ वेस्ट में लेट रही है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शिफ्ट अर बेडरूम फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन्स द मूवमेंट। आप छोटी सी गलती क्यों कैसे कर गए। तो कई बार क्या होता है, मैंने इसमें जोड़ा, इसको लिंगर ऑन करा कि भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए शादी के अंदर। बात क्लियर है। इससे आगे चलते हैं हम। फिर मैंने ये देखा है कि लड़कियों की कुंडलियों में, आई एम सेइंग अबाउट ऑफ द, कोई बुरा नहीं माने, मैं आई एम सॉरी टू से, आई एम टीचिंग ओवर सम टेक्निक। किसी का हो तो रोना नहीं करे, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। टेक्निक लगे ना लगे, मेरे को जहां तक रिसर्च में पाया, गुरु केतु इफ एनी फीमेल हैविंग ए चार्ट गिव्स यू विडो योगा। 8th house Jupiter is also gives you the widow yoga. Sometimes it gives you, बट मैंने अभी तक रिसर्च में पाया ये दोनों टेक्निक वर्क करती है। लेकिन इस स्त्री को वरदान है, 8वें घर में जुपिटर है। जो आदमी मरने वाला है ना, इस स्त्री को बिठा दो, या पुरुष है उसका, वो आदमी मरेगा नहीं जब तक वो देख रहा है।
जैसे ही उसका मुंह राइट या लेफ्ट में जाएगा तभी वो व्यक्ति प्राण त्याग सकता है। इतनी शक्तियां होती हैं इसके पास, स्वयं को ही नहीं पता होता कि मेरे को भगवान ने क्या शक्तियां दी हैं। अष्टम भाव जो होता है अध्यात्म का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, वहां जुपिटर बैठ गया है। हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि भोग का योग है ना, सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा है। तो इस तरीके से मेरा अपना पढ़ाना आपको रहेगा। और ये क्लास कल स्टार्ट होगी 9:30 बजे, 9:30 PM पर क्लास स्टार्ट होगी 10:30 बजे तक। 10:30 से 11 भी बजते हैं मेरे को पता है। ये नहीं है कि मेरे को 10:30 बजे क्लास है, मुझे देखना है कोर्स अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा जो है, ये टाइमली जो है चलना चाहिए सिस्टम से। कैसे कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको समझ नहीं आया, मेरे में कमी है, आप में कमी नहीं है, मुझ में कमी है। मंडे से लेकर डेली क्लास होगी, फ्राइडे तक होगी, ठीक है। तीसरा फीस है 3101, सिंपल सी बात है। और जो स्लो लर्नर है बहुत ज्यादा, जिन्हें समझ नहीं आया, दे आर वेलकम फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट टाइम। फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं दोबारा पढ़ने के लिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं कोई पैसे नहीं लेता। इस तरह से मेरे से ठगी वाला कृत्य नहीं हो सकता। फ्री वेलकम, आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए समझिए। अब अगर किसी की कोई क्वेरी है, एनीवन कैन रेज अ वॉइस, बजाय हैंड रेज करने के सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। आप पूछिए, अगर किसी का कोई क्वेरी है, अनम्यूट कर लो अपने आप को, आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई किसी की क्वेरी है? हाँ जी बोलिए वीरेंद्र जी। अरे सैमन, लॉर्ड सैमन में बैठा तो शादी नहीं हो रही। हाँ हाँ, कारको भाव नाशाय, कौन ग्रह बैठा है? मंगल। अरे अभी तो मैंने कहा है, अभी तो व्याख्या करी है मंगल की। सर कमाल कर दिया आपने भी, मेरी टेक्निक को खुद ही कंफर्म कर दिया। हारा हुआ आदमी है वो। एक नंबर राशि है। सर मैंने बोल तो दिया ना, हारा हुआ आदमी है। आपसे कोई बढ़िया पाए, कोई गाइड नहीं कर सकता शादी के बारे में। कोई पाए। आपको ब्लेसिंग है ये भगवान की, क्योंकि देखो सारी चीजें तो मैं नहीं है, तो क्लास के विषय है, नक्षत्र बताना है मुझे, D9 की पोजीशन देख के बतानी है, तो सारी चीजें क्लास में बताऊंगा। फिर वैदिक के साथ कुछ नाड़ी के टेक्निक भी ऐड ऑन करता। मैं कोर्स कोई सिंगल डे का ड्राफ्ट नहीं करता वैदिक लेवल का ना, उसमें थोड़ा सा नाड़ी भी मिक्स कर देता हूँ, इस ढंग से होती है जो बिल्कुल वैदिक से मैच कर जाए। और ठीक है सर। शुक्र और शनि भी साथ बैठे हैं। हाँ हाँ, नाड़ी ने बता दिया। अरे आ तो गया नया। आप देखो, आप वैदिक से देखो, पापकत्री योग बना ना शुक्र का, एक तरफ शनि महाराज है, एक तरफ मंगल महाराज है, खत्म हो या पड़ा शुक्र तो। नहीं नहीं, दूर बैठे हैं। शुक्र शनि तीसरे घर में है। हाँ हाँ, वो मैं अब यहाँ नाड़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ आ चुका है, मुझे समझ आ गया है। मैं क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बता दूंगा, जबकि मेरा नाड़ी का कोर्स अगले हफ्ते आएगा। तो कोई चीजें हमको नहीं दिख रही हैं। जैसे मैं, मेरे के क्लास में जोशी जी हैं, वो आयु में मेरे से काफी बड़े थे, मेरे को अच्छा लगा, सच ए नाइस पर्सन। तो मेरे को एक्स्ट्रा क्लास दी मैंने एस्ट्रो वास्तु के अंदर, मैं पढ़ा रहा था। मैंने कहा मैं सभी का चार्ट लेके पढ़ाऊंगा, थ्योरी नहीं पढ़ाता, मैं प्रैक्टिकल कुंडली से थ्योरी पढ़ाऊंगा। इस बार मैं नई टेक्निक अडॉप्ट करता हूं हर बार। तो मैं पढ़ा रहा था वास्तु, उनका मिथुन लगन था, शुक्र बैठा है, ये देखिए सब लोग सीखिए। पंचमेश त्रिकोण का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में है, वन ऑफ द बेस्ट राजयोगा। और ये मैं 5वीं क्लास में बता रहा था, 6ठी क्लास में उन्हीं की कुंडली लगी है। तो जो मैंने बताया, मैंने उनसे कहा जोशी सर आप बताइए, आप कंफर्म कर रहे हो मेरी टेक्निक को? बोले सर 100%। मैंने कहा मेजर नुकसान हुआ है पैसे का आपका, तगड़े वाला, यहां दिख रहा है बहुत बड़ा राजयोग। उन्होंने कहा हाँ सर मेरा हुआ है पैसे का तगड़ा नुकसान। नाड़ी से द नेक्स्ट साइन इज मून, मून्स मीन लॉस, मून मीन्स एक्सपेंडिचर। तो शुक्र जब, अगर ट्रांजिट में शुक्र आज हम गोचर में देखें तो अगली राशि में जाएगा ना। अब ये चंद्रमा की राशि है, परम शत्रु की राशि है,
नुकसान तो होके रहेगा। सेकंड हाउस योर सेविंग, यू विल लूज योर सेविंग। सेकंड हाउस इज योर एफडी, यू विल लूज योर एफडी। तो आपने जो बोला है, कई चीजें मुझे यहाँ नहीं मैं बता सकता, वो अलग चीज है। सो आई विल कम अप इन द क्लास एंड गाइड देम टू द पीपल हाउ द टेक्निक वर्क्स। बड़ा कुछ रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में कोई टेक्निक पढ़ाते पढ़ाते किसी भी चीज की आ जाए, जेमिनी की आ जाए, नाड़ी की आ जाए, आरूढ़ लगना की आ जाए, मैं शेयर कर देता हूँ, उसमें कंजूसी नहीं करता देने में। चलिए, आई थिंक किसी का भी कोई क्वेरी नहीं है। सो हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है सर।